अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। व्यूअर्स, आपको पता है हमारी जितने भी डिस्कशन होती है, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी हम बात कर रहे होते हैं, वो फार्मा को ज़्यादा बेस कर रही होती है। क्योंकि हम ज़्यादा फार्मा बैकग्राउंड की बात करते हैं, उसके कल्चर की, उसके डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ के इन्वायरमेंट्स की, और वहाँ जो एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका हम जिक्र करते रहते हैं। जैसे पता है आपको तो पता है फार्मास्यूटिकल में एक एसओपी जो होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं अक्सर यही कहता हूँ आपको कि एसओपी जो है ना, एसओपी किसी भी सेक्शन में, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी एक्टिविटीज़ में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं फॉर एग्जांपल अक्सर मिसाल के तौर पे भी कहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल में अगर आप एक पेन को यहाँ से उठा के दूसरे टेबल पर रखते हैं तो बाज़-औक़ात कुछ सिनेरियो में, कुछ एस्पेक्ट्स में फार्मा आपसे डिमांड कर रही होती है कि इसका भी आप डॉक्यूमेंट दिखाएं। यानी आप इवन कि छोटी से छोटी एक्टिविटी भी करते हैं ना, तो उसका भी आपके पास पहले डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसको पहले बता दें कि हम ये काम कैसे करते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, एक एसओपी फॉर्म में ले आएँ। तो ये बेस्ट तरीका है फार्मास्यूटिकल में। यानी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी इवन कि आपका ऑपरेशन है, कोई भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेस्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट के सपोर्ट के तहत करते हैं। विदाउट डॉक्यूमेंट आप कोई एक्टिविटी नहीं करते। ये फार्मास्यूटिकल का रूल है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी चीज़ है फार्मास्यूटिकल में। क्रिटिकल एरिया है, विदाउट डॉक्यूमेंट कोई काम नहीं होता। तो इसी को आज हम थोड़ा सा बेस बना के हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एसओपी के ऊपर ही, कि एसओपी को लिखा कैसे जाता है। आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा बेस है कि हाउ टू राइट द एसओपी। एसओपी को लिखते क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, उसकी हेडिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एसओपी की, कि किसी भी एरिया की एसओपी बनाने से पहले ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एसओपी डिफरेंट टाइप्स की होती है, ऑपरेशनल एसओपीज होती है, जनरल एसओपीज भी होती हैं, एंड सो ऑन, और इंस्ट्रूमेंटल भी एसओपीज, बेतहाशा किस्म के एसओपीज, उनकी टाइप्स भी होती हैं। तो हम जस्ट आज डिस्कस करेंगे एसओपी का टेम्पलेट। ऐसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम टेम्पलेट को लेकर डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट होता क्या है। मैं जिस स्टेशन पे हूँ, मैं आप जस्ट आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर कोई कमेंट्स में मुझसे चाहेगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई मुझे टेम्पलेट शेयर करना चाहे, डॉक्यूमेंट चाहे, तो उसको डॉक्यूमेंट मिल सकता है, मैं इसे शेयर कर दूंगा कि उसमें टेम्पलेट के अंदर मैटर क्या होता है। तो मैटर भी मैं मुझसे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन यहाँ मैटर डिस्कस नहीं कर सकता। जस्ट मैं आपसे टॉपिक्स और हेडिंग्स और जो जो रिक्वायरमेंट्स है एज अ टेम्पलेट की फॉर्म में डिस्कस कर सकता हूँ। तो हम आज बात करेंगे कि हाउ टू राइट द एसओपी। एसओपी होती क्या है। जब भी आप कोई एसओपी लिखते हैं, किसी भी एरिया की एसओपी होती है, एसओपी ऑपरेशनल एसओपी हो सकती है, कोई जनरल एसओपी, कोई कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, उसको हम एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। फार्मा बेस इस एसओपी पे कर रही होती है, कदम कदम पे आपको फार्मा में एसओपी मांगती है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब भी कोई एसओपी आप लिखते हैं तो उसका जो हेडर फॉर्म है ऊपर, वहाँ आपके पास क्या क्या फेज होनी चाहिए, क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप ये चीज़ें नोट कर लें कि एसओपीज को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। फिर नीचे क्या हेडिंग्स लगती हैं, हाँ, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और उन हेडिंग की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम वन बाय वन थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे टॉप पे जब आप कोई भी एसओपी लिखने जाते हैं, जो ऊपर आपका हेडर वाला एरिया है, उसके अंदर जो आपके हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या फेज हुए, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास तो एक वो ऑपरेटिंग एरिया की एसओपी होनी चाहिए। यानी आप बताएंगे कि एसओपी ऑपरेशंस की है, जनरल एसओपी है, या किस चीज़ की एसओपी, वो आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास एक सेक्शन होना चाहिए टाइटल का, जिसमें आप बताएंगे कि एसओपी का मकसद क्या है, किस चीज़ के लिए एसओपी बनाई गई है, एसओपी है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की एसओपी बना रहे हैं तो आप लिखेंगे ऑपरेशनल एसओपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन किस इंस्ट्रूमेंट की है, लेट सपोज एचपीएलसी की है, तो वो टाइटल में एचपीएलसी आ जाएगा। ये है सिंपल एग्जांपल। आसानी से हम समझेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाए। आप मिसाल के तौर पर लिख रहे हैं ऑपरेटिंग एसओपीज, लेकिन किस ऑपरेशन की है, तो टाइटल में इसका नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर एसओपी है, और टाइटल में उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आ जाएगा जिस इंस्ट्रूमेंट की आप बना रहे हैं। इसी तरह फिर आपके पास टॉप पे राइट साइड पे कंपनी का नेम होना ज़रूरी है, जिस प्रेमिसेस में आप खड़े उस कंपनी का नाम होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, लेफ्ट साइड पे आप कंपनी का लोगो भी देंगे, जिस कंपनी का आपका जो लोगो है वो भी इस एसओपी के डॉक्यूमेंट पर आना चाहिए। फिर एक और हेडिंग आपके पास होनी चाहिए पेज नंबर की, कि कितने पेजेस की नंबर की एसओपी है, 5 पेजेस की है, 10 पेजेस की है, 2 पेजेस की है, तो आप 1 of 2
1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, इस तरह करके लिखेंगे। अगर 5 पेज की एसओपी है 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5, 5 of 5, ये होना ज़रूरी है। इससे मेंशन होता है कि एसओपी कितने पेजेस पे जा रही है। नंबर ऑफ पेजेस की हेडिंग भी आपने देना बहुत ज़रूरी है। फिर आप एक एसओपी नंबर देते हैं। एसओपी का नंबर होना ज़रूरी है। एसओपी नंबर जैसे एक 01 या कुछ भी आप देते हैं, लेकिन उसका एक पैटर्न हर कंपनी के अंदर एक इंटरनल डिसाइड होता है। वो कोडिंग इंटरनल है, ये कोई किसी गाइडलाइन में कहीं आपको नहीं मिल रही, या आप कोई भी कोडिंग के साथ एसओपी नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटी एश्योरेंस की डिपार्टमेंट की एसओपी है तो नॉर्मली क्यूएडी लिखा जाता है। क्यूसी की एसओपी तो क्यूसी करके स्लैश मंथ करके स्लैश डैश डैश करके 01 करके स्लैश ईयर भी लिख देते हैं, किस साल की एसओपी जब आप जिस ईयर में बनाने जा रहे हैं। ये कोडिंग जो है ये एसओपी नंबर की इंटरनल होती है, लेकिन एसओपी नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप वर्जन लिखते हैं, यानी इस एसओपी का वर्जन कौन सा है। पहली बार बना रहे हो तो पहला वर्जन आ जाएगा। अगर इस एसओपी को अमेंडमेंट करके सेकेंड टाइम ऑपरेट किया जा रहा है, सेकेंड टाइम बनाया जा रहा है, तो वर्जन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वर्जन और एक दूसरी से कनेक्टेड चीज़ है सुपरसीड, इन दोनों को आप समझ लीजिएगा। फिर एक और हेडिंग होती है सुपरसीड की, यानी फॉर एग्जांपल ये एसओपी अगर पहली बार बन रही है तो इसका वर्जन 1 हो जाएगा और सुपरसीड 0। यानी सुपरसीड का मतलब ये होता है कि सुपरसीड पे वो नंबर दिया जाता है जिस एसओपी को आप देख के अमेंडमेंट करके दूसरी बना रहे हैं, जिसको आपने सुपरसीड किया है, उसका नंबर यहाँ पे आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसओपी है 01 की, सही। इस एसओपी 01 उसका वर्जन है 01। एक एसओपी आप मिसाल से समझिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। एक एसओपी है उसका वर्जन है 01, ठीक है। आप 4 महीने बाद 4 और उसका सुपरसीड है 0, पहली बार बनाई गई है, सही है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। अब 4 महीने या 6 महीने बाद आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो अब उसका वर्जन जो दोबारा उससे एसओपी को डॉक्यूमेंट करवाएंगे, साइनिंग करवाएंगे, तो वो हो जाएगी वर्जन 2। अब सुपरसीड में क्या आ जाएगा, वर्जन 1। यानी हमने इस वर्जन 1 को सुपरसीड किया और नई जो एसओपी बना उसको वर्जन नंबर 2 दे दिया है। क्लियर हो गया। यानी जो जिस एसओपी के तहत उसको अमेंडमेंट करके दूसरे एसओपी में जा रहे होते हैं, उसी को अपडेट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो जो जिसको अपडेट किया है उसका वो वर्जन जो है सुपरसीड कहलाएगा, और जिसको नहीं बनाई वो वर्जन 2 हो जाएगा। ये सुपरसीड का तरीका है। पुरानी वाली एसओपीज का नंबर सुपरसीड में आ जाता है वर्जन 1 के नाम से। क्लियर। फिर इससे नीचे आपके पास जो 2-4 फेजेज होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें नंबर 1 पे होना चाहिए ऑथर, यानी एसओपी को लिखता कौन है, उसके साइन आने चाहिए डेट के साथ, ठीक है। नंबर 2 पे फिर आपके पास एक कॉलम होना चाहिए रिव्यू बाय, यानी इसको रिव्यू कौन करेगा, वो भी इंटरनल कंपनी के जिसने लिखी है उससे सीनियर लोग उसको रिव्यू करेंगे, इंचार्ज कर सकता है, या फिर मैनेजर भी इंचार्ज कर सकता है, या उससे ऊपर सीनियर पोजीशन का बंदा कोई भी उसको रिव्यू कर सकता है। फिर एक और चीज़ हो जाती है कि इशूड बाय, यानी इस एसओपी को इशू कौन करेगा। नॉर्मली ये कैटेगरी क्वालिटी इंश्योरेंस के पास होती है, जितने डॉक्यूमेंट भी इशूएंस जो है ना क्वालिटी इंश्योरेंस कर रहा होता है। इशूएंस बाय पे हमेशा क्वालिटी इंश्योरेंस आ जाता है। फिर एक और हेडिंग इंटरनल है, ये ऑप्शनल है, बाज़ जगहों पे डिपेंड करता है, बाज़ जगहों पे नहीं। जैसे होता है एग्रीड बाय, इस पर एग्रीड बाय पे यानी कौन कौन इस पर एग्रीड करेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऑर्गेनोग्राम में, यानी आपकी कंपनी में डेजिग्नेशन क्या क्या चीज़ें, तो आप उसके लिहाज से एग्रीड बाय को एडजस्ट कर सकते हैं कि एग्रीड बाय पे प्लांट मैनेजर करेगा, प्लांट हेड करेगा, या फैक्ट्री के प्रीमिसेस में जो सीनियर है जो कोई भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनोग्राम पे। फिर लास्ट में एक और हेडिंग बॉक्स आपके पास होना चाहिए, और वो होता है अप्रूव्ड बाय, इसको अप्रूव कौन करेगा। तो ये अप्रूव जो है ना हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस करता है, याद रखिएगा, क्वालिटी का जो हेड होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का जो हेड होता है, वो अप्रूव इसको हमेशा कर रहा होता है। ये ऊपर के टॉप हेडिंग के क्या कहते हैं, टॉप हेडिंग से जो आपके पास हेडर में आती हैं, ये एसओपी का पैटर्न है, टेम्पलेट जनरल, इसके अलावा नहीं होता। कोई बात लोग सुपरसीड नहीं लिख रहे होते हैं, वर्जन भी नहीं लिखते हैं, जस्ट इश्यूज बाय डेज बाय करके लिख देते हैं, वो गलत प्रैक्टिस, आपका डॉक्यूमेंट वीक कहलाता है। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के लिए यही है जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने 5-6 चीज़ बताई। अब हम नीचे आ जाते हैं कि एसओपीज़ के अंदर फर्दर हेडिंग्स नीचे क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आपके पास नीचे एक हेडिंग होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की, जिसमें आप बताएंगे एसओपी बनाने का मकसद क्या है, किस एरिया के लिए एसओपी है, इससे हम करेंगे क्या, जो उसमें आप ऑब्जेक्टिव में शो करते हैं। ऑब्जेक्टिव में बताते हैं कि एसओपी का मकसद क्या है, यानी उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो वो इसमें शो करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले एरिया में। और उसके बाद फिर एक और हेडिंग आती है स्कोप, यानी ये एसओपी जो है किस किस एरिया में एप्लीकेबल है, किस जगह पे एप्लीकेबल है, किस फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है। तो इस स्कोप बेसिकली जो होता है ये, क्योंकि एसओपी के जनरल पैटर्न है और टेम्पलेट फॉर्म में बता रहा हूँ, तो स्कोप अगर स्पेसिफाइड करेंगे तो ये इस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रीमिसेस में काम कर रहे हैं, उस प्रीमिसेस के अंदर तमाम एरिया में ये एप्लीकेबल होती है।
तो स्कोप में आप ये शो कर रहे होते हैं। फिर एसओपी के अंदर आप डेफिनेटली बहुत सारी रेफरेंसेस बनाते हैं। जब भी कोई ऑपरेशनल एसओपी होती है, जो स्ट्रॉन्ग एसओपी कहीं भी बना रहे होते हैं, किसी भी एरिया की इसमें एसओपी है, तो आप डिफरेंट जगहों से रेफरेंसेस लेते हैं। नॉर्मली आईएसओ की गाइडलाइन आप दे रहे होते हैं, आईसीएच की गाइडलाइन दे रहे होते हैं, एफडीए की गाइडलाइन दे रहे होते हैं, और ड्रग एक्ट रूल आप ले रहे होते हैं। उन तमाम के रेफरेंसेस आपने एक रेफरेंस की हेडिंग के अंदर देने होते हैं। एक तीसरी हेडिंग आपके पास होगी रेफरेंस की। फिर चौथी हेडिंग आपके पास ये होनी चाहिए कि जिसमें आप डेफिनेशंस या एब्रीवेशन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉ मटेरियल इस एसओपी के अंदर कोई भी एब्रीवेशन कोड वर्ड यूज़ किए, तो उन कोड वर्ड को डिफाइन करना ज़रूरी है। किसी भी लेमन, किसी भी अननोन पर्सन के लिए उसको समझने में आसानी हो। एसओपी बिल्कुल ऐसी हो कि कोई भी उसको पढ़े बिल्कुल बिल्कुल लेजिबल वे में हो और इजीली उसको समझा जा सके, किसी को उसको समझने में मुश्किल ना हो। ये एसओपी का मकसद होता है। तो यानी आपने जो एब्रीवेशन यूज़ किए वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, और उसका जितने जितने पार्ट थे वो तमाम इसमें आप दिखाएंगे। तो 4 हेडिंग हो गई। अब 5वीं हेडिंग जो है आपके पास होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिसमें आप बताएंगे इस एसओपी का रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कौन इस एसओपी का रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसमें आप बताएंगे किस एरिया की एसओपी है, जिस डिपार्टमेंट की एसओपी होगी वहाँ के कुछ सीनियर जो यूज़र हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। नॉर्मली जिस डिपार्टमेंट का होता है उस डिपार्टमेंट का हेड इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। ये हमने 5 हेडिंग डिस्कस कर ली। तो आगे की 6-7 हेडिंग्स और भी है। ये सेक्शन लंबा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम वो जो फर्दर जो हेडिंग्स है एसओपी की, हाउ टू राइट द एसओपीज, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको हम कंप्लीट करेंगे कि फर्दर इसकी हेडिंग्स क्या क्या होनी चाहिए। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।